जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका फिजिक्स टीचर तलहा उबैद और आज हमने चैप्टर 7 का लेक्चर नंबर 3 करना है। और ये मैं आपको शुरू में बता दूं कि ये लेक्चर इंटरेस्टिंग तो है लेकिन थोड़ा कंसेप्चुअल भी है। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, इस टॉपिक में से 2-3 लॉन्ग क्वेश्चंस बन सकते हैं। और दूसरी बात ये कि इसको समझने के लिए थोड़ा सा अटेंटिव होके आपको बैठना पड़ेगा। तो इसलिए अपने काम छोड़ दें, मोबाइल फ़ोन को साइड पे रख दें, उसको ऑफ करके रख दें, ताकि मोबाइल फ़ोन वो वाला नहीं जिस पे आप मुझे देख रहे हैं वो वाला मोबाइल फ़ोन जिस पे आप दूसरी चीज़ें देख रहे हैं, फेसबुक के नोटिफिकेशंस वगैरह। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस टॉपिक के बारे में शुरू में मैं आपको इंट्रोडक्शन के तौर पे इतना बता दूं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में कुछ टर्म्स, जैसे अभी लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, इसी तरह उस वाइब्रेटिंग बॉडी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में या एक्सेलरेशन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम इतनी आसानी से नहीं निकाल सकते। इसलिए हम क्या करते हैं, हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को सर्कुलर मोशन के साथ कंपेयर करते हैं और फिर ये फॉर्मूले ज्यादा इजीली हम निकाल सकते हैं इस कंपैरिजन के बाद। तो उसके लिए हम टॉपिक को शुरू करने लगे। फर्ज कर लें हमारे पास वही वाइब्रेटिंग स्प्रिंग मैस सिस्टम है जिसको हमने वर्टिकली सस्पेंड किया हुआ है, जो इस वक्त आप देख सकते हैं। और इस वक्त ये मैस अपने मेन पॉइंट पर है और मेन पॉइंट को मैंने फर्ज कर लें ए से जाहिर कर दिया। अब अगले स्टेप में मैंने क्या किया, मैंने इस बॉडी को थोड़ा सा लिफ्ट किया, पॉइंट बी तक मैं इसको लेकर गया लिफ्ट करके, और फिर मैंने इसको छोड़ दिया। अब आप गौर करें, ये अप डाउन वाइब्रेट करना शुरू हो गया और अब इसका मेन पॉइंट कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ए, और दो एक्सट्रीम पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, एक ऊपर पॉइंट बी और एक नीचे पॉइंट सी। यानी बी से लेकर सी तक ये जो वर्टिकल लाइन नजर आ रही है, इसी लाइन में इस बॉडी ने वाइब्रेट करना शुरू कर दिया। अब इस वाइब्रेशन के दौरान अगर मैं इसको किसी भी वक्त में देखूं तो इसके मेन पॉइंट से जो डिस्टेंस है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, जिसे एक्स से जाहिर किया जाता है। और इसके मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी मेन पॉइंट से लेकर एक्सट्रीम पॉइंट तक का जो फासला है, इसे हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड, जिसे एक्स नॉट से जाहिर करेंगे। और एक पूरा वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम ये बॉडी लगा रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड, जिसे हम कैपिटल टी से जाहिर कर सकते हैं। अब मैं क्या करने लगा हूं, मैं इस पूरे टाइम पीरियड को 4 हिस्सों में डिवाइड करने लगा हूं। जरा गौर से मेरी बात आपने सुननी है। सबसे पहले जब मैंने देखना शुरू किया, फर्ज कर ले ये मेन पॉइंट से ऊपर जाने वाला था, जब मैंने इसको देखना शुरू किया तो इस वक्त टाइम कितना है, 0 यानी स्मॉल टी इज इक्वल टू 0। इंस्टेंटेनियसली अगर मैं बात करूं तो इस वक्त टाइम 0 है, क्योंकि अभी मैंने इसको देखना शुरू किया। स्टॉप वॉच को अभी हम स्टार्ट करेंगे, यानी अभी हमने टाइम को मेजर करना शुरू कर दिया। फिर ये मेन पॉइंट से पॉजिटिव एक्सट्रीम पॉइंट यानी पॉइंट बी पर गया और फर्ज कर लें इसने टाइम का चौथाई हिस्सा लगा दिया, यानी टाइम पीरियड का चौथा हिस्सा, यानी t/4। इस वक्त टाइम कितना हो रहा है, t/4। तो t/4 से क्या मुराद है, टाइम पीरियड का चौथा हिस्सा। तो इसका मतलब है ये एक वाइब्रेशन का भी कितना हिस्सा कवर करेगा, चौथा हिस्सा। और एक वाइब्रेशन के चौथे हिस्से का मतलब क्या है, 1 एम्पलीट्यूड। क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता के आया हूं कि एक वाइब्रेशन में 4 एम्पलीट्यूड्स कवर होते हैं। तो इसका मतलब है ये एक एम्पलीट्यूड कवर कर चुका है, मीन पॉइंट से पॉजिटिव एक्सट्रीम पॉइंट यानी पॉइंट बी पर आ चुका है। और इस वक्त टाइम कितना हो रहा है, कैपिटल t/4, यानी टाइम पीरियड का चौथा हिस्सा गुजर गया। अब फर्ज कर लें मैं इस t/4 में मजीद t/4 ऐड कर दूं, यानी मजीद चौथा हिस्सा गुजर गया है। अब टाइम कितना हो गया, 2t/4, और 2t/4 का मतलब क्या है, t/2, यानी आधा टाइम पीरियड गुजर गया। टाइम पीरियड के 2/4 हिस्से गुजरने का मतलब यह है कि आधा टाइम पीरियड गुजर गया। अब जारी बात है ये बॉडी वापस कहां से कहां आ चुका होगा, पॉइंट बी से वापस ए पर आ चुका होगा। अब मैं मजीद t/4 ऐड करने लगा हूं, यानी मजीद चौथाई हिस्सा गुजरने लगा है। तो अब टोटल टाइम कितना हो गया, 3t/4। और 3t/4 का मतलब है टाइम पीरियड के 3/4 हिस्से।
इसका मतलब है वाइब्रेशन के भी कितने हिस्से कवर हो चुके हैं, 3 हिस्से, यानी 3 एम्पलीट्यूड। अब ये बॉडी पॉइंट ए से वापस नीचे सी तक आ चुका होगा, यानी इसने मजीद एक वाइब्रेशन एक एम्पलीट्यूड कवर कर लिया। अब जनाब आखिरी चौथाई हिस्सा बाकी है, 3/4 हिस्से तो गुजर चुके हैं। अब मैंने मजीद T/4 इसमें ऐड किया, तो अब टोटल टाइम कितना गुजर चुका है, 4T/4, यानी 4/4 हिस्से, 4/4 हिस्से गुजर चुके हैं। 4 को 4 से कैंसिल करें तो बाकी क्या बचा, T, यानी पूरा टाइम पीरियड गुजर चुका है। अब क्या होगा, अब जाहिर बात है इस टाइम तक बॉडी वापस C से A तक आ चुका है, यानी एक पूरा वाइब्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इस एनिमेशन को क्विकली दिखा रहा हूं। T/4 पे बॉडी A से B तक आया, फिर 2T/4 यानी T/2 पे B से वापस A तक आया, फिर 3T/4 पे A से C तक आया, और 4T/4 यानी पूरा टाइम पीरियड गुजरने के बाद ये वापस कहां पर आ चुका है, वापस A पर आ चुका है, यानी एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब मैंने क्या करना है, मैंने इस सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी इस वाइब्रेटिंग बॉडी के साथ साथ एक सर्कुलर मोशन को भी कंसिडर करना है। फर्ज कर ले मैं क्या करने लगा हूं, मैं 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस, बल्कि 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस मैंने लगाई, एक ए के बिल्कुल सामने, ए से शुरू होके स्ट्रेट इस तरफ, फिर दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन जो, सॉरी ए नहीं, बी से स्टार्ट होके, ओके ए से भी एक स्टार्ट करेंगे, एक ए से स्टार्ट की, एक बी से स्टार्ट की, और एक सी से स्टार्ट की। ये 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस यहां से शुरू करके मेरी तरफ आ गई, और ये 3 लाइंस आपको नजर आ रही हैं। अब फर्ज कर ले जो पार्टिकल P है, एक पार्टिकल है जिसको मैं पार्टिकल P कह देता हूं, ये सर्कल में घूम रहा है, और ये ऐसा सर्कल है जिस सर्कल का रेडियस इस बॉडी के एम्पलीट्यूड के बराबर है। सबसे पहली कंडीशन ये है जो आपने याद रखनी है, राइट। और जरा गौर करें, ये एक सर्कल डिफाइन हो रहा है, और इस सर्कल का एक एक्सट्रीम पॉइंट ऊपर आपको ऊपर वाली लाइन पे नजर आ रहा है, दूसरा एक्सट्रीम पॉइंट नीचे वाली लाइन पे, और इस सर्कल का सेंटर किस लाइन पे है, जरा गौर करें, इस सर्कल का सेंटर दरमियान वाली लाइन पर है जो मैंने पॉइंट ए से सामने खींची थी। इस सेंटर को मैं O से जाहिर कर देता हूं, और यहां पर एक सर्कल का डायामीटर भी मैंने कंसीडर कर ली है जो इस वक्त वर्टिकल डायामीटर है। और जरा गौर करें, ये जो वर्टिकल डायमीटर है ये उस वाइब्रेटिंग पाथ यानी BC पाथ की बिल्कुल कॉपी आपको नजर आ रही है, बिल्कुल उसके पैरेलल भी है, और इसका जो डिस्टेंस, जो इसकी लेंथ है वो भी सेम है। इस वर्टिकल डायमीटर को मैं नाम दे देता हूं DE। सेंटर वाला पॉइंट O है, ऊपर वाला पॉइंट D है, और नीचे वाला पॉइंट E है। और आप देख सकते हैं कि ये पार्टिकल जूं-जूं सर्कल में घूम रहा है, अगर आप किसी भी पॉइंट पे सर्कल का रेडियस चेक करें तो सर्कल का रेडियस कितना है, जितना उस वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड है, राइट। अब जरा गौर से मेरी बात आपने सुननी है। एक कंडीशन तो हमने क्या बताई, हमने ये बताई कि इस सर्कुलर मोशन में मूव करते हुए पार्टिकल का जो रेडियस है, सर्कल का जो रेडियस है, ये उस वाइब्रेटिंग बॉडी के एम्पलीट्यूड के बराबर है। दूसरी कंडीशन भी है, दूसरी कंडीशन ये है कि जितना उसका टाइम पीरियड था उतना ही इसका टाइम पीरियड होना चाहिए। ये बात याद रखें, जब हम दो डिफरेंट चीजों को, डिफरेंट क्वांटिटीज को, डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं तो हमें कुछ कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है। आज हम क्या करने वाले हैं, हम सर्कुलर मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें कुछ कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा, जिनमें से दो कंडीशंस मैंने आपको बताई। एक ये कि रेडियस एम्पलीट्यूड के बराबर होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये कि दोनों का टाइम पीरियड सेम होना चाहिए। अब जरा गौर से देखिएगा, जब पार्टिकल P इस तरफ जो एक्स एक्सिस पर सर्कल पे एक पॉइंट है जिसे मैं O1 कह देता हूं, जब पार्टिकल P O1 पर है तो फर्ज कर ले आपने टाइम को नोट करना शुरू कर दिया, और साथ ही साथ जरा गौर करें, वो जो बॉडी, वो जो वाइब्रेटिंग बॉडी है वो भी बिल्कुल मेन पॉइंट यानी पॉइंट A पर है। अब पार्टिकल P कहां पे है, O1 पे, और टाइम कितना है, टाइम शुरू हो रहा है 0। टाइम जब T/4 गुजरेगा
तो पार्टिकल पी ऊपर पॉइंट डी पर आ गया, यानी उसने सर्कल का चौथाई हिस्सा कवर कर लिया, और वो जो वाइब्रेटिंग बॉडी है वो भी कहां आ गया, ए से बी तक आ गया। अब मजीद चौथाई हिस्सा गुजरा, यानी 2t/4 यानी टाइम पीरियड का हाफ गुजर चुका है, और अब पार्टिकल पी डी से दूसरी तरफ चला गया सर्कल पे। उस पॉइंट को मैं O2 का नाम दे देता हूं, और जो वाइब्रेटिंग बॉडी है वो भी बी से वापस ए तक आ गया। अब जरा देखते जाएं, जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, 3t/4 टाइम गुजर गया, पार्टिकल पी जो है वो नीचे पॉइंट ई पर आ गया, और जो वाइब्रेटिंग बॉडी है वो भी नीचे पॉइंट सी पर आ गया। इसी तरह जब पूरा टाइम पीरियड गुजर गया, यानी 4t/4 गुजर गया, पूरा टाइम पीरियड गुजर गया, तो पार्टिकल पी वापस सर्कल कंप्लीट कर चुका है, और वाइब्रेटिंग बॉडी भी अपना वाइब्रेशन कंप्लीट कर चुका है। इसका मतलब है इन दोनों का टाइम पीरियड क्या है, सेम है। अब आते हैं मेन पॉइंट की तरफ, और वो मेन पॉइंट पता क्या है कि जैसे जैसे ये पार्टिकल सर्कल में घूमेगा, हमने इस पार्टिकल को देखने की बजाय इसके प्रोजेक्शन को देखना है कि इसका प्रोजेक्शन वर्टिकल डायामीटर के ऊपर कैसा होगा। सबसे पहले जरा गौर कीजिए, जब पार्टिकल की पी मेरी तरफ से ऐसे घूम के जा रहा होगा, सर्कल में इस तरफ से ऐसे घूम के जा रहा होगा, तो प्रोजेक्शन डायामीटर पे लेने के लिए हमें इस तरफ से कोई लाइट का सोर्स इमेजिन करना पड़ेगा कि कोई इस तरफ लाइट का सोर्स लगा हुआ है, और उसकी वजह से पार्टिकल पी का साया वर्टिकल डायामीटर DE के ऊपर बन रहा है। और जैसे पार्टिकल पी उस तरफ जा रहा होगा, उस तरफ से सर्कल कंप्लीट कर रहा होगा, तो हमें वहां से कोई लाइट का सोर्स इमेजिन करना पड़ेगा, और हमें इसी डायामीटर के ऊपर पार्टिकल पी का प्रोजेक्शन लेना है बार बार। अब जरा गौर से देखें, प्रोजेक्शन लेने का बड़ा आसान तरीका एक ये है कि आप क्या करें, आप पार्टिकल पी से सीधा एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें उस डायामीटर के ऊपर, और जरा गौर करें, इस लाइन ने डायामीटर DE को पॉइंट N पर कट किया है। अब आपने इन दोनों को इकट्ठा इमेजिन करना है, मैं आपको एनिमेशन में दिखा रहा हूं। जरा गौर करें, पार्टिकल पी जैसे जैसे सर्कल कंप्लीट कर रहा है, वैसे वैसे प्रोजेक्शन N इस डायामीटर के ऊपर ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है। यही चीज हम चाहते थे। अब मैं स्टेप वाइज इन सारी चीजों को समझाने लगा हूं, आपने गौर से इस आखिरी बात को गौर से देखना है। दोबारा स्टार्ट करते हैं सारा कुछ शुरू से। वो जो वर्टिकली सस्पेंडेड वाइब्रेटिंग सिस्टम है, जो स्प्रिंग मैस सिस्टम है, उसमें जो मैस है बिल्कुल अपने मीन पॉइंट ए पर है। पार्टिकल पी जो सर्कल में घूम रहा था, ये स्टार्टिंग पॉइंट O1 पर है, और प्रोजेक्शन N बिल्कुल मीन पॉइंट यानी पॉइंट O पर है। अब जरा गौर देखते जाएं, जैसे जैसे पार्टिकल पी O1 से ऊपर जा रहा है, प्रोजेक्शन N पॉइंट O से ऊपर D की तरफ जा रहा है, और वाइब्रेटिंग बॉडी भी पॉइंट A से ऊपर B तक जा रहा है। अगर आप प्रोजेक्शन N और वाइब्रेटिंग बॉडी M इन दोनों को देखें, तो ये दोनों आमने सामने रहते हुए वाइब्रेट कर रहे हैं। यानी मैं कह सकता हूं कि ये जो प्रोजेक्शन N की वाइब्रेशन है, ये बिल्कुल वैसी ही है जैसी उस वाइब्रेटिंग बॉडी M की थी। यानी हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्शन N बिल्कुल वैसे ही वाइब्रेट कर रहा है जैसे वो जो वाइब्रेटिंग बॉडी M वाइब्रेट कर रहा था। यानी प्रोजेक्शन N की जो वाइब्रेटरी मोशन है, दिस इज अ रेप्लिका, एक कॉपी है। किसका रेप्लिका है? उस वाइब्रेटिंग बॉडी की मोशन के लिए। तो आज के लेक्चर में अभी तक हमने यही चीज साबित करनी थी, क्या? कि जैसी उस वाइब्रेटिंग मैस की मोशन है, वैसे ही प्रोजेक्शन N की मोशन है। अब जरा मुझे सोच के बताएं, अगर कोई क्वांटिटी, चाहे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, चाहे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, चाहे एक्सेलरेशन है, अगर मैं ये चीजें इस प्रोजेक्शन N के लिए फाइंड करना चाहूं तो मैं कर लूं, तो क्या वो सारे फॉर्मूले उस वाइब्रेटिंग बॉडी यानी उस मैस के लिए वैलिड नहीं होंगे? बिल्कुल वैलिड होंगे। यानी आज के लेक्चर में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन और सर्कुलर मोशन को जो कंपेयर किया और इनका आपस में रिलेशन बनाया, इसका फायदा यह हुआ कि अब हम प्रोजेक्शन N के बारे में कोई भी क्वांटिटी फाइंड करेंगे तो वो फॉर्मूला वाइब्रेटिंग बॉडी M के लिए वैलिड होगा।